क्या इसका कोई खास रीजन है? क्या हमारी हड्डियां कमजोर हो गई है या और कोई वजह है? इन सब सवालों के जवाब लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कोतवाल, an orthopedic surgeon with over 42 plus years of experience. Welcome doctor to our show. नमस्कार। तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके पास सबसे ज्यादा कौन सी इंजरी के केसेस आते हैं? There is a very wide spectrum of causes और जो कॉमनेस्ट उसमें है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। उसके बाद में स्पोर्ट्स इंजरीज आती हैं, फॉल्स आते हैं, फॉल्स एट होम, गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, मोस्ट ऑफ दिस। और आजकल जो एक और आने लग गया है वो जिम को लेकर के भी कई बार कुछ उसमें इंजरीज वगैरह आती हैं। सो डॉक्टर, नी पेन इंडिया में बहुत कॉमन है, सो इसके कॉजेस क्या हैं एंड प्रिवेंशन टिप्स एंड रेमेडीज? नी पेन जो है वो ऑलमोस्ट हर एज में होता है, चाहे छोटा बच्चा हो उसमें भी होगा, और जैसे ग्रोथ एज बढ़ती जाती है तो आखिर तक जाकर के भी एडल्ट एज तक भी नी पेन होता है। उसके कारण अलग अलग होते हैं। यंगर एज में कई बार डेफिशिएंसीज़ की वजह से होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, या आगे जाकर के स्पोर्ट्स इंजरीज जैसा मैंने कहा उसकी वजह से होता है। फिर थोड़ी और जैसी उम्र बढ़ती है तो उसमें जाकर के जोड़ जो है वो जिनको हम ज़िंदगी भर यूज़ करते हैं वो उनमें वेयर एंड टियर शुरू हो जाता है, वो जोड़ घिसने लग जाते हैं, उसकी वजह से उनमें दर्द होता है। इसमें से कुछ ऐसे ज़रूर कारण हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि कुछ अगर ऐसा है जैसे डेफिशिएंसीज़ की वजह से हैं, अगर बच्चे का खान पान अच्छा हो तो उसमें फिर डेफिशिएंसी नहीं होगी तो पेन का कारण इतना मतलब होना नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए डेफिनेटली कुछ तो इनएविटेबल होती है, लेकिन फिर भी अगर जो एक इसके नॉर्म्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड या वो अगर फॉलो करें तो कुछ इंजरीज प्रिवेंट भी हो सकती है। और ओल्ड एज में हम जैसे देखते हैं कि वेयर एंड टियर का होता है, उसको प्रिवेंट तो खैर नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ एन एजिंग प्रोसेस। तो उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि आपका एक तो खान पान अच्छा रहे, तो वो मसल्स में और इसमें ताकत होनी चाहिए। अगर खान पान अच्छा रहेगा तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। उसके बाद में आफ्टर ए सर्टन एज बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्टिविटी नीड से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, कि जैसे घंटों बैठ करके गार्डनिंग में बैठ के काम करते रहे गार्डन में, वो अवॉइड होने चाहिए। जैसे पूजा के लिए बैठते हैं या क्रॉस लेग बैठते हैं, वो पोजीशन भी नी जॉइंट्स को स्ट्रेन देती है, वो अवॉइड होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको हेल्दी आप लाइफस्टाइल रखेंगे, वॉक करना या कुछ एक्सरसाइज करना, एरोबिक्स है, एक्सरसाइज हैं, तो वो भी कुछ हद तक दे कीप यू फिट। जो आप रेमेडीज़ की बात कर रही हैं, और जैसे हम अगर लेते हैं कॉमनेस्ट है, घर में थे, मोच लग गई, गिर गए या कुछ इस टाइप का अगर वो इंजरी हुई तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज़्यादा अगर कई बार अगर फ्रैक्चर हो जाए तो पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पैर नहीं रखा जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता, छोटी मोटी चोट होती है अगर, तो उसके लिए सबसे पहले जो होना चाहिए वो ये है कि उसको ठंडी सिकाई करनी चाहिए, मतलब बर्फ़ की सिकाई जैसे कहते हैं, वो उससे करीब करीब आधा घंटा सिकाई होनी चाहिए। उससे होता यह है कि वो जो अंदर इंजरी की वजह से अंदर जो ब्लीडिंग होती है, सूजन आती है, वो कम होती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस दैट। सो इन द लॉन्ग रन उसकी हीलिंग जल्दी होती है, रिकवरी जल्दी होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मान लो कुछ लगता है कि ज़्यादा दर्द हो रहा है या कुछ है, तो उसमें कुछ एक ऑर्डिनरी बैंडेज, कपड़ा कुछ ऐसा बांधा जा सकता है सपोर्ट के लिए। और थोड़ी बहुत ये होता है कि सूजन आने लग जाती है बिकॉज इंजरी हुई है, तो ऐसे में पैर को तकिए के सहारे, किसी सहारे ऊंचा करके रखना चाहिए ताकि सूजन जो है वो कम से कम रहे। मेडिसिन कोई ऐसी सिंपल दी जा सकती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, बट अगर ये है कि इन सब चीज़ों से भी अगर ऐसा लगता है कि सूजन बढ़ती जा रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और पेन बहुत ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिकॉज सबसे पहली चीज़ उसमें की जाती है, एक्सरे करके देखा जाता है कि फ्रैक्चर है या नहीं, और उसके हिसाब से फिर उसकी रेमेडी होती है, प्लास्टर है, बैंडेज है या सर्जरी है या जो भी कुछ है। सो डॉक्टर, जैसे हम लाइक डॉक्टर्स के पास जाती में दर्द हो रहा है तो वो यूजुअली सबसे पहले जो है एक कैल्शियम की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं और एक विटामिन डी में सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। जो कैल्शियम और विटामिन डी की बात कर रही हैं आप सप्लीमेंट्स की,
उस सप्लीमेंट्स जनरली मतलब लेने चाहिए, यंग एज में लेने चाहिए, बिकॉज बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है बच्चों में, खेलते कूदते हैं, उसके लिए चाहिए होती है। एडल्टहुड में भी चाहिए होती है और एल्डरली एज में तो चाहिए ही है। उसकी वजह ये होती है कि जनरली जो हमारा कई बार जो जनरल पॉपुलेशन का खान पान इतना एकदम बैलेंस नहीं होता कई बार तो खैर मतलब इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्रिटिसाइजिंग, लेकिन जो फास्ट फूड की थोड़ा सा वो होता है उसमें इट डजंट कंटेन गिव दैट मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उसके लिए कई बार अगर दर्द हो रहा हो, बैक पेन है या उधर उससे चीज़ें हैं, उसके लिए ज़रूर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कैल्शियम, विटामिन डी, क्योंकि अगर मान लो उसकी कमी है और वो अगर पूरी हो जाती है तो वो भी कुछ हद तक पेन को कम करता है। तो डॉक्टर, वेट मैनेजमेंट बैक और जॉइंट पेन को रिलीव करने में कैसे हेल्प करता है? पेन, जॉइंट पेन के लिए तो वेट मैनेजमेंट हेल्प करेगा ही। इफ समबडी हु इज वेरी ओबीज, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वेट इज पासिंग थ्रू हिज नी जॉइंट्स और द हिप जॉइंट्स, तो वो उसका एक तरीके से वेयर एंड टियर जल्दी होता है, लॉजिकली सोचा जा सकता है, और उससे भी पेन बढ़ता है। दैट्स नंबर वन। तो अगर कई बार ये भी होता है कि वेट कम हो गया तब भी उसमें फ़र्क पड़ता है। और सिमिलरली अगर वेट बहुत ज़्यादा हो, पुट्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द बैक, जो हमारा स्पाइन होता है उसके ऊपर ज़्यादा वो होता है, लॉर्डोसिस हो जाता है, मतलब स्पाइन जो है वो पीछे की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द ओवर वेट और व्हाटएवर, क्योंकि वो उस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। और जितना ज़्यादा लोड मतलब पड़ेगा वो उतना लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि वो जल्दी जोड़ जो है नी जॉइंट जल्दी घिसेगा। मेरा नेक्स्ट सवाल है, बॉडी बिल्डिंग इज इट डेंजरस? मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं तो बोन स्ट्रांग रहती हैं, उनको ठीक से कैल्शियम पहुंचता है और दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन जैसा कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर वो बॉडी बिल्डिंग में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या टू क्विकली हो जाए, वो ज़रूर मतलब नुकसान कर सकता है। और जनरली होता ये है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर आप जिम में जाते हैं आजकल, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, इट्स एक्चुअली गुड थिंग। सोसाइटी इज़ बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें होता ये है कि व्हेन यू गो टू द जिम, जो मेरा अपना सोचना है कि व्हेन यू सी द नेक्स्ट गाय who is doing it for 2 hours, तो आपको लगता है मेरे को भी ऐसा ही करना है, तो वो आप जल्दी से 2 घंटे करने लग जाएंगे, पर वो 2 घंटे उसने 6 महीने में डेवलप किया स्टैमिना। हाँ, स्टैमिना जो है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। या सडनली लोग जो है एकदम से वेट लिफ्टिंग के लिए वेट्स बढ़ा देते हैं, वो उस टाइप के जो है उसमें मैक्सिमम इंजरीज होती हैं। डॉक्टर, नाउ एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव जॉइंट्स। जो जॉइंट्स के पास की जो मसल्स होती हैं वो जनरली जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे अगर थाई मसल्स है हमारी, वो नी जॉइंट्स के प्रोटेक्ट करेंगी। तो उसको अगर बिल्डिंग अप होता है, जैसे क्वाड्स बिल्डअप करते हैं या मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो वो जॉइंट को प्रोटेक्ट करेगी। छोटे मोटे फॉल को वो संभाल लेंगी, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। पर अगर वो नहीं होता है तो सारा ब्रंड फिर जॉइंट्स, बोन्स के ऊपर आता है और वो फिर टूट जाते हैं। तो एक्सरसाइज एक पर्पस तो ये हो गया। दूसरा ये भी हुआ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी रहती है। मतलब उसमें स्टिफनेस नहीं होगी उठने बैठने में। या कई बार ऐसा होता है कि अब ऐसा है बैठ के उठ रहे हैं तो वो उठने में 5 मिनट लगेंगे टू स्ट्रेटन आउट योर सेल्फ, टू स्ट्रेटन आउट योर बैक। तो वो सब चीज़ें जो है वो अगर इफ़ यू कीप डूइंग एक्सरसाइजेस। और एक चीज़ और होती है, जो अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जॉइंट्स के लिए जो बोन्स के ऊपर और जॉइंट्स के ऊपर लोडिंग करती है, मतलब जो चलने वाली है। एक तो हो गई स्विमिंग वाली जिसमें आपके ऊपर लोडिंग नहीं आएगी, लेकिन एक हो गई जो आपने एरोबिक्स की, वॉक किया, रनिंग किया, जो भी कुछ किया, जिसमें बोन्स के ऊपर अगर लोड आता है तो वो इन ए वे ऑस्टियोपोरोसिस को कम करता है। अच्छा। या डिले करता है, बिकॉज बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। वन मस्ट डू एक्सरसाइजेस 40 मिनट्स ए डे, एटलीस्ट 4 days in a week. हाउ टू इम्प्रूव स्पाइनल अलाइनमेंट? स्पाइनल अलाइनमेंट के लिए वैसे तो अगर आप शुरू से देखें तो देर आर सर्टेन वेरी गुड एक्सरसाइजेज एंड पोस्चर्स इन योगा। अगर इफ समबडी एक्चुअली डूइंग दैट, तो वो भी एक उसमें आता है कि जिसमें स्पाइनल अलाइनमेंट को, स्पाइनल पोजीशन को वो ठीक रखता है।
दैट्स नंबर 1, वो तो एक हो गया। दूसरा फिर जो एक्सरसाइजेज मतलब जनरल वाली होती है, या कई बार अगर वैसे दिक्कत हो रही है तो फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज सीख करके, जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज होती हैं वो होती हैं दे आर टू स्ट्रेंथन योर बैक मसल्स। अगर आप बैक मसल्स आपकी स्ट्रेंथन होंगी तो वो भी आपका स्पाइन का अलाइनमेंट पोजीशन काफ़ी कुछ ठीक रखता है। वो तो दूसरी बात हो गई। तीसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस में भी मतलब आपने शायद कई बार देखा भी होगा कि बहुत सी सड़क पे बहुत एल्डरली लेडीज़ होती हैं, उनकी पीठ झुक गई होती है, बेंट लाइक हो जाती है। वो इसलिए होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे बोन डेंसिटी कम हो जाती है तो जो हमारी वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम, वो ईंट की तरह एक के ऊपर एक रखी होती है, वो पिचकने लग जाती है, वो कोलैप्स होने लग जाती है। तो उसकी वजह से उसकी हाइट पहले इतनी थी, वो अब कोलैप्स होकर छोटी हो गई। अगर 3 वर्टिब्री अगर छोटी हो गई तो वो फिर ऐसे झुकने लग जाती है, उससे हाइट भी कम हो जाती है, बिकॉज नाउ यू बेंट लाइक दैट। वो तो एक ये इशू है जो ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है, उसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह हो सकती है। और जो बाकी स्पाइनल अलाइनमेंट गड़बड़ होता है वो जनरली एडोलेसेंट एज ग्रुप में एक वैसे ही कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं स्कोलियोसिस, जिसमें टेढ़ापन आ जाता है, या हम हिंदी में जिसको बोलते हैं कुबड़ापन आ जाता है। उसके लिए तो सर्जरी वगैरह की ज़रूरत होती है। और वैसे ही एल्डरली एज में जा कर के भी जोड़ घिसने लग जाते हैं, उसमें भी अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है। सो समटाइम्स वो वैसे ही ट्रीटमेंट किया जा सकती है, समटाइम्स उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। टर्म बोन डेंसिटी, सो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? बोन डेंसिटी वही हुई जो बोन की एक मतलब जैसे कहना चाहिए स्ट्रेंथ है। मतलब क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रेबिकुली बोलते हैं हम उसको, वैसे पिलर्स होंगे, आप समझ लीजिएगा। तो वो पिलर्स होते हैं, दे एक्चुअली कंस्टिट्यूट द डेंसिटी ऑफ द बोन, कि कितने पिलर्स बोन में है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो पिलर्स जो हैं, जो ट्रेबिकुली जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं एज एज प्रोग्रेसेस। और ऑस्टियोपोरोसिस में अगर पिलर कहीं पे अगर 20 हैं तो उसके बदले में 2 या 3 रह जाते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वहाँ फिर बोन डेंसिटी कम हो जाती है। सो बोन डेंसिटी इज़ एक्चुअली बचपन में, यंग एज में बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा एज द एज प्रोग्रेसेस वो कम होती जाती है। What is osteoporosis and is it common in females? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस ये कहते हैं कि जिसमें बोन्स, उसकी बोन आपने डेंसिटी खुद वर्ड यूज़ किया था, उसमें ये हम समझते हैं उसको अगर नटशेल में रखें तो उसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं। और ब्रिटल होने से वो बहुत जल्दी से फ्रैक्चर हो जाती है। जरा सी थोड़ी सी भी अगर चोट लगी, बल्कि हल्की सी, जो ऐसा लगेगा नहीं कि कोई चोट भी थी, लेकिन उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। और ये जनरली ऑस्टियोपोरोसिस, ये जैसा मैंने कहा बहुत से कारणों से होता है। एक तो उम्र के साथ होता है, जो मेल फीमेल दोनों में होगा। कुछ डिजीजेज होती हैं उसके कारण होता है, वो किसी में भी हो सकता है। और फीमेल्स में थोड़ा एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज, तो इस वजह से थोड़ा फीमेल्स में। और देन इट ऑल्सो कॉजेज, ऑस्टियोपोरोसिस कॉजेज इंक्रीज रिस्क फॉर फ्रैक्चर्स एंड ऑल्सो दी बोन रिलेटेड एक्स एंड पेन्स, जगह जगह पेन हो गया और ये हो गया। सो दिस इज़ एक्चुअली, इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें डरने की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ एन एजिंग प्रोसेस, राइट। थैंक यू डॉक्टर, इट वाज अ ग्रेट सेशन। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बोन हेल्थ के लिए और जॉइंट्स के लिए फ़ायदेमंद है वो जानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो एंजॉयड इट।